नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की इस ऑनलाइन संस्था में मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने कला विषय से संबंधित ये मुगल कालीन स्थापत्य कला पे चर्चा किया तथा मुगल कालीन कुछ प्रमुख पुस्तकों पे भी चर्चा किया, जिसके साथ हमने मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन स्थापत्य कला कल जो है हमने उस बिंदु को समाप्त कर दिया था। आज की अगली कड़ी हमारी है, अगला बिंदु हमारा है राजस्थानी चित्रकला। आज हमारा अगला और नया टॉपिक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यह भी टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है, इसको कई पार्ट में 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो हो सकता है एक जानकारी आप लोगों के लिए भी है, 2 से 3 दिन के अंदर ये आपके नए आयोग के अध्यक्ष भी आ जाएंगे और नए आयोग के अध्यक्ष के आते ही आपकी जो है प्रक्रिया बहुत तेजी होगी, बहुत तेजी आएगी उसमें, और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से कि नवंबर में एग्जाम हो जाएगा दिसंबर तक जाते जाते। तो अपनी तैयारी आप बनाए रखें और हमारे साथ रिवीजन करते रहें। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो बिंदु है, आज का हमारा बिंदु है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत चलिएगा देखते हैं राजस्थानी, आज का हमारा बिंदु है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला की अगर बात कर ली जाए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भावी शिक्षकों, अगर राजस्थानी चित्रकला की बात कर ली जाए, इसका समय है, सबसे पहले हम समय जान लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इसका समय क्या रहा, राजस्थानी चित्रकला का विकास या उद्भव कब से शुरू होता है और कब तक यह रहता चलता है। तो 1550 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक यह राजस्थानी चित्रकला का समय रहा है। कब से? 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आइए देखते हैं सबसे पहले इस राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास देख लेते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ और उद्भव होने के बाद कैसे कैसे किस क्रम में इसका विकास हुआ। तो देखिएगा, आप देखेंगे कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान स्टेट जो है, राजस्थान में चित्रकला की एक बहुत ही सुंदर और दीर्घ समय तक के लिए जो परंपरा रही है, वह राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ के चित्रकला का भी रहा है। बात समझिएगा कि राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ की चित्रकला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में चित्रकला के प्रति अभिरुचि और उसका मौलिक स्वरूप परंपरागत रूप से प्रचलित था। जो है आप देखेंगे, एक जिला है कोटा नाम का राजस्थान में, कोटा जिले के आलड़िया, दरा, बैराठ, आहट तथा भरतपुर जिले के दर नामक स्थानों के जो शैलाश्रय है, उसमें आदिमानव द्वारा उकेरे गए रेखांकन और मृदभांडों की कलात्मक उकेरियां इस प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को उद्घाटित करती हैं। यानी ये जो आपका राजस्थान का कोटा जिला है, उस राजस्थान के जिले कोटा नाम के जिले के जो अलड़िया नामक स्थान है, दरा है, बैराठ है, आहड़ है तथा जो भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले के दर नामक स्थानों के जो शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उसमें आदिमानव द्वारा उत्कीर्ण करके उकेर करके जो रेखांकन और मृदभांडों पे जो कलात्मक ढंग से जो रेखाएं उकेरी गई हैं, वह इस प्रदेश यानी राजस्थान की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को उद्घाटित करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की जो है गुर्जरत्रा कहलाने वाले दक्षिण पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की एक शैली है गुजराती।
गुजराती शैली, जैन शैली या अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित होती है, जिसका इस शैली के रूप में यानी गुजराती शैली के रूप में, जैन शैली के रूप में और अपभ्रंश शैली के रूप में यह विकसित होती है। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो गुजराती शैली भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, भाई गुजरात कहाँ है? भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। उस पश्चिमी क्षेत्र में गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित होती है। यही आगे चलकर राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास का कारण बनती है, यही शैली। चलिए, 12वीं शताब्दी में कागज के आविष्कार ने ग्रंथों के चित्रण में क्रांति ला दी। जब 12वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार हो जाता है, कागज का आविष्कार हो जाने पर जो चित्रकला की दृष्टि से आप देखेंगे एक क्रांति उत्पन्न हो जाती है, क्रांति आ जाती है, क्योंकि कागज पर चित्रकला का अंकन बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़ा आसान और विस्तार रूप से किया जा सकता था। तो यही कारण था कि कागज के आविष्कार होने से चित्रकला में क्रांति का दौर आ जाता है। आप देखेंगे 15वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है। ध्यान दीजिएगा यह लाइन कि 15वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है। कारण वही है कि कागज का आविष्कार हो गया। इस शताब्दी में भारतीय कला साहित्य में नव जीवन का संचार हुआ। आप देखेंगे कि चित्रकला भी इस नवजागरण से अछूती नहीं रही, यानी चित्रकला भी इससे संबंधित रही है, अछूती नहीं रही है। इस काल में ईरानी संपर्क ने भारतीय कलाकारों को अपनी कला को परिमार्जित और परिष्कृत करने की क्या दी? प्रेरणा दी। आगे देखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यानी जिसका निष्कर्ष यह रहा कि भारतीय कला जो है एक नए नवीन पथ पर और नई दिशा की ओर उन्मुख होती है, एक नए मार्ग और नई दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। आप देखेंगे कि राजस्थान की चित्रकला भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। इस नवीन शैली का जो प्रथम उदाहरण है वह सन 1451 ईस्वी में चित्रित यह बसंत विलास नाम का एक पुस्तक है। उदाहरण स्वरूप आप यदि देखना चाहें तो 1451 ईस्वी में जो चित्रित बसंत विलास हुआ, सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत होता है। इसके बाद अगर देखें बने चित्रों में महापुराण, कुतुबुन की मृगवती, विल्हड़ की चौर पंचासिका, किसकी? विल्हड़ की चौर पंचासिका, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों पुस्तकों का नाम आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा कि कहाँ गया, हाँ, विल्हड़ की चौर पंचासिका, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्र शैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। हमें क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 16वीं सदी के अंत में इस शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। इस समय मुगल सम्राट, चूंकि जो राजस्थानी शैली है इसका समय और मुगल कालीन चित्रकला का समय लगभग एक समान है, दोनों समकालीन हैं। समकालीन यानी दोनों चित्रकलाएं एक ही साथ चलती हमें नजर आती हैं, दिखाई पड़ती हैं। इस समय आप देखेंगे जो मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूताने को अपने प्रभाव में ले लिया था, अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया था। इसको छोड़कर, मेवाड़ को छोड़कर, तो कला और साथ ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में
साथ ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 15वीं 16वीं सदी ईस्वी पुनरुत्थान का समय रहा है। आप देखेंगे कि वैष्णव भक्ति आंदोलन और रीतिकालीन छंदों पर आधारित चित्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह 15वीं सदी ईस्वी से प्रारंभ हुई और प्राचीन अपभ्रंश शैली, कश्मीरी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ये कश्मीरी शैली है, अपभ्रंश शैली है, मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है तथा गुजराती शैली से प्रभावित होकर शीघ्र ही एक नई शैली का विकास हुआ। इन सभी शैलियों से प्रभावित होकर, कौन शैलियों से? कश्मीरी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली तथा गुजराती शैली से प्रभावित होकर शीघ्र ही यानी जल्दी ही एक नई शैली का विकास होता है जो कि किस नाम से जानी जाती है? इसी राजस्थानी शैली से जानी जाती है। किस नाम से? राजस्थानी शैली के नाम से जानी जाती है। आप देखेंगे कि शुरुआत में इस शैली के चित्र जो है वह राज दरबारों में मनोरंजन के लिए बनाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह चित्र जन सामान्य तक पहुंच गए और जब जन सामान्य तक पहुंच गए तो यह लोक शैली कला का रूप धारण कर लेती है। किस शैली का? लोक कला शैली का रूप धारण कर लेती है। कारण क्या है कि अब दरबार से निकलकर यह जन सामान्य तक यह कला पहुंचने लगी। चलिएगा, हरमन गोइटजो, ओसी गांगुली, बेसिल गिरे, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, ये जो कलाविद हैं इनका नाम याद रखिएगा। हरमन गोइटज हैं, ओसी गांगुली हैं, उन ओसी गांगुली के साथ साथ बेसिल ग्रे हैं, बेसिल ग्रे के साथ साथ आनंद कुमार स्वामी हैं, आनंद कुमार स्वामी के साथ साथ राय कृष्णदास आदि ने इस शैली पर शोध किया। इन सब कलाविदों ने इस शैली पर बहुत ही बढ़िया परीक्षण निरीक्षण किया, शोध किया। तत्पश्चात उसके बाद एक लेख प्रकाशित किया और पर्सी ब्राउन और आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली नाम दिया। कौन कौन? पर्सी ब्राउन और आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली कहकर संबोधित किया। क्या नाम दिया? राजपूत शैली। और आप देखेंगे पहाड़ी शैली को भी इसी में सम्मिलित कर दिया। किसने? आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन महोदय ने। पर्सी ब्राउन महोदय और आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को जो है एक नया नाम देते हैं। क्या नाम? राजपूत शैली। क्या नाम देते हैं? राजपूत शैली। और पहाड़ी शैली को भी इसी राजपूत शैली में सम्मिलित कर बताते हैं, उसी में सम्मिलित कर देते हैं। लेकिन राय कृष्णदास ने राजपूत शैली के नाम पर आपत्ति जताई। राय कृष्णदास महोदय, इस जो इनके द्वारा राजपूत शैली नाम दिया गया आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन के द्वारा, उस पर आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति की। जिसका कारण क्या था कि पहाड़ी शैली का जन्म मुगल शैली की समाप्ति पर मुगल और राजपूत शैलियों के मिश्रण से हुआ था। ये जो पहाड़ी शैली थी इसका जन्म मुगल चित्रकला की समाप्ति के बाद मुगल शैली और राजपूत शैली के मिश्रण पर हुआ था। साथ ही तथाकथित राजपूत शैली जो थी, राजपूत शैली वह 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में अपभ्रंश से जन्मी मानी गई है। जिसका कारण था कि जो है पर्सी ब्राउन महोदय और आनंद कुमार स्वामी द्वारा जो इसी राजपूत शैली में पहाड़ी शैली को मिश्रित कर दिया गया था, उसी में जोड़ दिया गया था, उसी में दर्ज करा दिया गया था। यही कारण था कि राय कृष्णदास महोदय ने इसमें आपत्ति जाहिर की थी। जबकि पहाड़ी शैली का जन्म कब होता है? 16वीं सदी ईस्वी में होता है। पहाड़ी शैली बाद में जन्म लेती है, पहाड़ी शैली का विकास बाद में होता है। पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का अत्यधिक विकसित पारिमार्जिक एवं सुंदर रूप है। आप देखेंगे यह जो पहाड़ी शैली है, इसका जो है पहाड़ी शैली जो है वह
अत्यधिक विकसित, परिमार्जित एवं सुंदर रूप होने के कारण आप देखेंगे कि पहाड़ी शैली और राजपूत शैली के विषय वस्तु में भी अंतर होता है। अंतर आ गया, या स्पष्ट रूप से पहाड़ी शैली और राजपूत शैली के जो विषय वस्तु थे, जो विषय था चित्रण का, उसमें भी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। राजस्थानी में राग रागनियों की अधिकता है, यानी विषय वस्तु की बात की जा रही है कि राजस्थानी चित्रकला का जो विषय वस्तु था उसमें राग रागनियों की अधिकता है, जबकि पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी में अपेक्षाकृत जो पहाड़ी चित्रकला का विषय वस्तु है उसमें देखेंगे अपेक्षाकृत कृष्ण लीला विषयक दृश्यों की अधिकता है। यानी जो राजस्थानी शैली है उसका विषय वस्तु राग रागनियों की अधिकता रही है, लेकिन पहाड़ी चित्रकला का विषय वस्तु जो कृष्ण भगवान, उनकी कृष्ण लीला के जो कृष्ण लीला है वह इसका प्रमुख विषय रहा है। किसका? पहाड़ी चित्रकला का। आगे बढ़िएगा, देखिएगा कि राजस्थानी शैली राजपूत शासकों के संरक्षण में राजस्थान क्षेत्र में विकसित हुई। यह जो राजस्थानी शैली है यह राजपूत शासकों के संरक्षण में राजस्थान के क्षेत्र में विकसित हुई, फली फूली। इस शैली का नाम राजस्थानी शैली ही उपयुक्त है। राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान, राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान। आप देखेंगे उसमें राजपूत शासकों के संरक्षण में कला खूब विकसित हुई। जो राजपूत शासक थे राजस्थान में, उनके संरक्षण में कला अपने चरम को जाती है, खूब फलती फूलती और पल्लवित होती है। तथा अतः राजस्थान को कलात्मक संदर्भ में रंगों का स्थान कहना उपयुक्त होगा। यानी राजपूतों के समय में राजस्थानी चित्रकला खूब फलती फूलती है। इस राजस्थानी शैली का निर्माण अन्य शैलियों की भांति न तो एक स्थान पर हुआ, यानी राजस्थानी चित्रकला का जो विकास है वह इसका निर्माण है किसी एक स्थान पर नहीं हुआ, और न ही उसके निर्माता कलाकार उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यानी अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के चित्रकार हैं जिन्होंने इस चित्रकला का निर्माण किया, इसको विकसित किया, तो उनको अंगुलियों पर नहीं गिना जा सकता। कहने का मतलब है कि कई लोगों का योगदान रहा है। राजस्थान में जितने प्राचीन स्थान तथा धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों में एक साथ असंख्य कृतियां कलाकारों द्वारा जो है सजाई जाती हैं, सुशोभित किए जाती हैं, सुसज्जित किए जाती हैं। बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। अन्यथा कमेंट में बताइएगा कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, उसका भी निवारण किया जाएगा। दोस्तों समय बहुत कम है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन अगर मैं इसी क्लास से नहीं, मतलब जितनी भी कक्षाएं ली जा रही हैं, एकदम आपका जो कक्षाएं ली जा रही हैं कला विषय से संबंधित, आपका एक एक प्रश्न यही से आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, आपसे वादा करता हूं। बस रिवीजन मेरे साथ करते रहिएगा। आप देखेंगे कि चित्रकला की दृष्टि से मध्ययुग की जो मध्य युग है उसकी महान देन राजस्थानी शैली का उदय 16वीं सदी के प्रारंभ में हुआ और 18वीं सदी में यह अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। यानी 16वीं सदी में प्रारंभ होता है और 18वीं सदी में यह अपने चरम को प्राप्त कर लेती है, अपने चरम पर पहुंच जाती है। राजस्थानी शैली अपनी परंपरागत पद्धति की रक्षा करती हुई विविध शैलियों के प्रभावों को आत्मसात करते हुए प्रगति पर आगे बढ़ती रही और ये विशुद्ध भारतीय शैली है। जैसे पंचायत में नहीं कहता कि तो विशुद्ध गुंडागर्दी है, वैसे यह जो राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली है यह भी विशुद्ध भारतीय शैली है। इसको टोंगा में गठिया लीजिएगा। कलाकार जो थे यहाँ के राजस्थान के, उन्होंने रूढ़िवादिता को छोड़कर त्याग कर स्वतंत्र रूप में जो देखा,
जो देखा तथा अध्ययन किया उसी को अपने चित्रों में हूबहू उतार दिया, चित्रित कर दिया। आप देखेंगे कि इस कला शैली में उन्नति विविध स्थानों या विभिन्न स्थितियों में हुई, जो कभी उन्नत तो कभी ह्रास की ओर गई, किंतु लेकिन समाप्त नहीं हुई। यानी कभी आगे बढ़ी, कभी पीछे आई, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई कि एकदम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। जो राजस्थानी शैली का कला प्रेमी राजा थे, उनका संरक्षण सदैव ही मिलता रहा था। यानी जो कला प्रेमी शासक थे, उनका संरक्षण तो सदा कलाकारों को मिलता रहा, लेकिन विभिन्न स्थानों पर चित्रकारों ने स्वतंत्र ढंग से प्रादेशिक विशेषताओं से प्रेरित होकर चित्र बनाने का काम किया, जिसका परिणाम यह रहा कि प्रत्येक स्थान की अपनी एक निजी कला शैली एवं पहचान, जिसमें यह सरलता से पहचानी जा सकती है। आगे देखिएगा कि एक बहुत ही अच्छे कलाविद हैं डॉक्टर मोतीचंद। डॉक्टर मोतीचंद ने राजस्थान की विविध शैलियों में से केवल मेवाड़ शैली, जो अलग अलग शैलियां थी, उसमें डॉक्टर मोतीचंद ने राजस्थान की जो अलग अलग विविध शैलियां थी, उसमें डॉक्टर मोतीचंद ने एक जो है आपका मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली को ही प्रमुख माना है। यानी मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली को ही प्रमुख माना है डॉक्टर मोतीचंद ने। किस शैली को मोतीचंद ने प्रमुख माना है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली को। लेकिन देखेंगे कि बाद में कला में विद्वानों ने राजस्थान की जो अलग अलग कला थी, कला शैलियां थी, उनको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया या 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। कौन कौन से? एक देखेंगे, अच्छा उसके आगे देखेंगे कि हम नाथद्वारा शैली, शाहपुरा शैली आदि शैलियों को इसमें रखा जा सकता है। नाथद्वारा शैली और शाहपुरा आदि शैलियों को भी इसमें रखा जा सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे जो इनका वर्गीकरण किया गया 4 भागों में, सबसे पहला वर्गीकरण आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर के मैं। कौन है? मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ कलम। मेवाड़ शैली या इसी को मेवाड़ स्कूल कहा जाता है या इसी को मेवाड़ कलम आप कह लीजिए। तीनों एक ही नाम है, नाम याद रखिएगा, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइएगा कि जो मेवाड़ शैली है या मेवाड़ स्कूल इसी को कहा जाता है या मेवाड़ कलम कहा जाता है। आप देखेंगे कि इसकी उपशैलियों में जो इसकी उपशैलियां हैं, यानी मेवाड़ शैली की या मेवाड़ शैली कह लो या मेवाड़ स्कूल कह लो या मेवाड़ कलम कह लो, इसकी भी कुछ उपशैलियां हैं। आप देखेंगे कि जितनी शैलियां हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ उपशैलियां भी हैं जिनका हमको अध्ययन भी करना है। तो मेवाड़ शैली की जो उपशैलियां हैं वह उदयपुर, देवगढ़ आदि हैं। उदयपुर, देवगढ़ आदि हैं। आप उसका यही जो उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा, शाहपुर आदि शैलियों को इसमें रखा गया है। वही चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगला बिंदु हमारा क्या है? अगला हमारा कौन सा है? हाड़ौती शैली। हाड़ौती हाड़ा वंश का जो राजवंश था उसी के संरक्षण में यह फलती फूलती है हाड़ौती शैली। इसके अंतर्गत अगर उपशैलियों की बात कर ली जाए तो हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी शैली है, कोटा शैली है, झालावाड़ शैली है आदि उपशैलियों को रखा जा सकता है। हाड़ौती शैली के अंतर्गत हाड़ा वंशों का जो राजवंश था उन्हीं के संरक्षण में हाड़ौती शैली फलती फूलती है और इसके अंतर्गत बूंदी, कोटा तथा झालावाड़ शैलियों को हम रख सकते हैं। अगला हमारा है, अच्छा इसमें देखेंगे कि हाड़ौती शैली में इसमें आप देखेंगे कि इसके चेहरों में काफी हद तक समानता है। इसमें जो चेहरे बनाए गए हैं उसमें काफी हद तक समानता है। पुरुष आकृतियां हिष्ट पुष्ट और वीरता का भाव लिए हुए बनाई गई है।
जो पुरुष आकृतियां हैं वह बहुत मोटी ताजी एकदम तगड़ी हृष्ट पुष्ट एकदम स्वस्थ और वीरता का भाव लिए हुए दिखाई देती हैं या बनाई गई हैं। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन के रूप में हुआ है। सूर्योदय का दृश्य अति सुंदर ढंग से किया गया है और पंक्तिबद्ध पेड़ घड़ और पेड़ के केले के पेड़ अति सुंदर दिखाए गए हैं। याद रखिएगा, चित्रों की जो पृष्ठभूमि है उसमें वनस्पतियों से आच्छादित टीले संयोजित किए गए हैं। स्त्री पुरुष दोनों के कपड़ों पर सोने एवं चांदी के रंग की बूटियां सजाई गई हैं या बनाई गई हैं। आप देखेंगे क्रीड़ारत यानी खेलते हुए पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना गया है। यानी क्रीड़ारत पशु पक्षियों का जो चित्रण है वह इस शैली का एक प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में क्रीड़ा करता हुआ चिंघारता हाथी, दौड़ते सिंह, पालतू मृग, उछलते बंदर का चित्रण इस शैली में अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है या चित्रण का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। इसमें हाथी का चित्रण जो सबसे सुंदर है, किसमें कि आप देखेंगे हाथी का चित्रण जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। रंगों में सोने चांदी के रंगों का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है। रंग योजना चटकीली बनाई गई है जिसमें पीला, लाल, नारंगी और हरे रंगों की अधिकता है। पीला, लाल, नारंगी और हरे रंग की अधिकता है। चित्रों के विषय के रूप में यदि देखें तो नायिका भेद चित्रकारों का प्रिय एवं प्रमुख विषय रहा है जो ज्यादातर कृष्ण लीला पर आधारित है। ज्यादातर किस पे आधारित है? कृष्ण लीला पर आधारित है। साथ ही साथ राग रागिनियों, 12 मासा, कृष्ण लीला, शिकार के दृश्य, दरबारी के दृश्य, रीतिकालीन कवियों की रचनाओं, भागवत पुराण आदि का भी चित्रण इस शैली में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। आइएगा आगे देखते हैं कि ये जो बूंदी शैली है यह केवल राजकीय, ये बूंदी शैली इसको केवल राजकीय संरक्षण ही नहीं प्राप्त था, अपितु कह सकते हैं कि इसमें जन सामान्य के लिए अधिक, चूंकि बूंदी शैली जो थी ये केवल दरबार तक ही नहीं सीमित थी। बूंदी शैली जो है इसमें जन सामान्य के चित्र अधिक बने थे क्योंकि राजकीय संरक्षण प्राप्त चित्रकारों की अपेक्षा बनिया, पुरोहित, ठेकेदार, जमींदार आदि के संरक्षण में यह अधिकतर चित्रकार थे। किसके? राजकीय संरक्षण प्राप्त चित्रकारों की अपेक्षा बनिया, पुरोहित, ठेकेदार, जमींदार आदि के संरक्षण में अधिकतर चित्रकार थे। चूंकि बूंदी शैली के चित्रों को आप देखेंगे तो उसमें चांदनी रात का चित्रण भी बड़ी सुंदरता के साथ दिखाया गया है। आगे देखिएगा कि बूंदी शैली को जो चित्र है, बूंदी शैली के चित्रों में रेखा सौंदर्य देखते ही बनता है। यानी रेखाओं को इतना गतिशील और सुसज्जित बनाया गया है कि वह देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। रेखाएं कोमल, लयात्मक, गतिपूर्ण, एक भाव प्रधान है, यानी रेखाओं की प्रधानता है। भित्ति चित्रण भी इसी शैली की विशेषताओं में समाहित है। जो भित्ति चित्रण का काम हुआ वह भी इसी शैली की विशेषताओं में से एक है। वास्तव में आप देखें कि बूंदी क्षेत्र जो है चित्रकला के साथ ही मूर्ति कला और स्थापत्य कला के लिए भी एक प्रसिद्ध स्थल है। याद रखिएगा कि बूंदी क्षेत्र जो है चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला और स्थापत्य कला का एक प्रमुख स्थल माना गया है या है। आप देखेंगे कि रायगढ़, कंसुआ, बसौली, ये जो प्रमुख स्थान है रायगढ़, कंसुआ, बसौली,
आदि स्थलों पर सुंदर मंदिरों के साक्ष्य जो मिलते हैं, उनकी भित्तियों पर जो भित्ति चित्रण के साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर आप देखेंगे कि रेखाओं को प्रधानता दी गई है, रेखाएं प्रधानता है और रेखाओं को लयात्मक तथा गतिपूर्ण दिखाया गया है और बहुत ही कम रेखाओं का प्रयोग करके चित्रण करने का काम किया गया है, जिसके कारण चित्र बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। बूंदी राजमहल में स्थापित चित्रशाला या रंगशाला अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी राजमहल में स्थापित चित्रशाला है जो वह, या इसी को रंगशाला कह लीजिए, वह अपने भित्ति चित्रण के लिए ही प्रसिद्ध है। यह चित्रण संभवतः राजा राव उम्मेद सिंह के समय में बने हैं। किसके? राव उम्मेद सिंह के समय में, यहां पर राव ऐड कर लीजिएगा, राजा राव उम्मेद सिंह के समय में बने हैं। बूंदी स्थित छत्र महल में भी चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चित्रकला के साक्ष्य जो बूंदी स्थित छत्र महल है उनमें भी प्राप्त होते हैं। टिप्पणी के रूप में देखिएगा क्या है कि इस शैली से संबंधित कुछ टिप्पणियां हैं, उनमें देख लेते हैं कि ये जो बूंदी चित्रकला शैली पर कांगड़ा कला का भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है। जो बूंदी चित्रकला शैली है इस पर कांगड़ा शैली का भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है। इस संदर्भ में डोंडियो या डांडिया या डुंडियो नामक चित्रकारों का संदर्भ आया है या वर्णन किया गया है, उनका भी उल्लेख मिलता है। इसके आगे देखेंगे अगली शैली हमारी है, इसी के अंतर्गत कोटा चित्रकला शैली या कोटा शैली कह लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी शैली है, यानी राजस्थानी चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला, यहां से थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं और जितना हम इसमें क्लास में रिवीजन पढ़ेंगे करेंगे, देखिएगा सारे के सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि एग्जाम आपका 2 से 3 महीने बाद होने वाला है, मैक्सिमम 2.5-3 महीना आपके पास समय बचा है, उसी में इसको सब कुछ पढ़ डालिए। तो देखेंगे कोटा चित्रकला शैली। कोटा हाड़ौती राज्य की एक उपशाखा के रूप में था। यह जो कोटा है यह हाड़ौती राज्य की एक उपशाखा के रूप में था। पहले कोटा और बूंदी एक ही राज्य के 2 नगर थे। वर्तमान में तो ये स्थिति चेंज हो गई है, लेकिन उसके पहले जो था ये कोटा और बूंदी एक ही राज्य में स्थापित था, एक ही राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। 1624 ईस्वी में बूंदी के जो केशव रतन सिंह के भाई माधव सिंह थे, उन्हीं को जहांगीर ने कोटा के स्वतंत्र, ये जहांगीर जो कि अकबर का उत्तराधिकारी था, जिसके समय में चित्रकला अपने चरम को प्राप्त करती है, उस चूंकि ये जो राजस्थानी शैली है और मुगल शैली है, ये दोनों शैलियां एक दूसरे के समकालीन चलती हैं। दोनों शैलियां एक दूसरे के समकालिक हैं, क्योंकि इनका समय भी लगभग एक ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपका 15वीं सदी ईस्वी से लेकर के 18वीं सदी ईस्वी के मध्य आपका मुगल शैली चित्रकला चलता है और वही 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक आपका ये राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां चलती हैं। तो कहने का मतलब है दोनों का समय लगभग एक ही है। तो औरंगजेब, सॉरी, इसकी जहांगीर की बात हो रही है, तो जहांगीर ने कोटा को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी और यहीं से कोटा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मानी जाती है। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कोटा कला शैली जो है उसको स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का श्रेय राजा राम सिंह को जाता है। कोटा शैली को स्वतंत्र रूप से अगर कोई शैली जो स्वतंत्र अस्तित्व में लाने का काम करता है वह किसको जाता है? उसका श्रेय राजा राम सिंह को जाता है। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा। राजा राम सिंह ही वह राजा थे जिन्होंने कोटा कला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। आगे बढ़िएगा। ये जो राजा राम सिंह है, ये इनका जो टाइम पीरियड रहा है उसको देखिएगा कि 1696 से लेकर 1707
और 1707 में उधर मुगल काल में किसकी मृत्यु हो जाती है? 1707 में आपका औरंगजेब यह दुनिया को त्याग देता है। तो राम सिंह का समय 1696 से 1707 के समय ये जो इनका कार्यकाल रहा, इस शैली का अपना निजी स्वरूप एक उभर कर सामने आया। चूंकि राम सिंह के द्वारा, चूंकि राम सिंह बहुत ही बड़ा कलाप्रिय शासक था। कैसा था? बहुत ही कलाप्रिय एवं उदार नीतियों वाला शासक था, जिसके समय में यह कोटा शैली बहुत फलती फूलती और पल्लवित होती है। देखिएगा, राव राजा भीम सिंह 1707, यानी जो राम सिंह ये थे 1707 के बाद गद्दी पर ये बैठते हैं कि जिनका नाम है राजा राव भीम सिंह। राव राजा भीम सिंह 1707 से 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनके समय में चित्रण कार्य सामान्य रूप से चलता रहा। अगली शैली है ढूंढाड़ शैली। कौन सी है? ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आपका जयपुर है, अलवर का क्षेत्र है, उनियारा है, ये शेखावटी है। उन्हीं के क्षेत्र के आधार पर उन विकसित शैलियों को उसी का नाम दे दिया गया। जैसे इसके अंतर्गत जयपुर के क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर शैली, अलवर क्षेत्र के अंतर्गत पनपी जो चित्रकला थी, जो शैली थी, उसको अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी आदि शैलियों को रखा जा सकता है। किसके अंतर्गत? ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत। अगला है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम जोधपुर के साथ साथ बीकानेर के साथ साथ किशनगढ़ और अजमेर शैली को रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत ये जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर शैली, मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली को रखा जा सकता है। अगर हम इस पे कुछ अलग बिंदु इससे कुछ जोड़कर टिप्पणी के रूप में रखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा कि राजस्थानी शैली का प्रस्फुटित एवं श्रृंगार काव्यों चौर पंचाशिका के चित्रों में दिखाई पड़ता है, जिसमें आप देखेंगे नायक और नायिकाओं के विविध मनोदशाओं का सुंदर ढंग से अंकन हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रकारी करने का काम किया गया है। आगे देखिएगा, बसंत विलास, महापुराण, कुतुबन की मृगावती, मुल्ला दाऊद की लोरचंदा, जयदेव का गीत गोविंद, चौर पंचाशिका, रागमाला आदि कला में राजस्थानी शैली क्रमिक विकास दिखाई देती है। आगे है बूंदी शैली। बूंदी शैली के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, बूंदी शैली, यह बूंदी राज्य कोटा से लगभग 35 किलोमीटर दूर जयपुर के दक्षिण में स्थित है। यह बूंदी राज्य जो है वह कोटा से लगभग 35 किलोमीटर दूर जयपुर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बूंदी कोटा इसके प्रमुख नगर रहे हैं। राजा राव देवाजी ने 14वीं सदी ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। तो बूंदी राज्य जो था यह कोटा से 35 किलोमीटर दूर जयपुर के दक्षिणी हिस्से में स्थित था। इसके अंतर्गत प्रमुख शहर कोटा और बूंदी थे, प्रमुख नगर थे। और यह राजा राव देव जी जो थे, देवाजी, उन्होंने 14वीं सदी ईस्वी में इस बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह ने रणथंभौर दुर्ग को मुगलों को समर्पित कर दिया था तथा राव रतन जहांगीर के समकालिक थे और जहांगीर ने इसको सरबुलंदराय तथा रामराज की उपाधि दी थी। किसको? इसी को, राजा राव सुरजन सिंह को। आगे देखिएगा, इनके समय में बूंदी शैली पर दक्कनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। राव छत्रसाल ने पहली बार दरबारी चित्रकार नियुक्त किए।
पहली बार राव छत्रसाल ने दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। इन्होंने अपने भाई माधव सिंह को कोटा का शासक नियुक्त किया। बाद में कोटा नगर भी चित्रकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आगे देखिएगा भाव सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाव सिंह का जो समय रहा, भाव सिंह के समय में मतिराम जैसे कवि हुआ करते थे। आपसे क्वेश्चन सीधा हिट करेगा कि मतिराव जो महत्वपूर्ण नाम है, मतिराव कवि किस राजा के संरक्षण में रहता था, तो वही राजा भाव सिंह के समय में रहता था। मतिराव जो मतिराम थे, मतिराम कवि वह किसके समय में थे? राजा भाव सिंह के समय में थे, जिन्होंने रसराज और ललित ललाम जैसी कलाकृतियों की रचना की। ललित ललाम और रसराज ये दोनों कृतियां किसकी है? यही मतिराम की है। याद रखिएगा, मतिराम की दोनों कृतियां ललित ललाम और रसराज। चलिएगा, राव उम्मेद सिंह जो थे, मराठों की सहायता से 18वीं सदी के मध्य में बूंदी के शासक बने। इसके समय में बूंदी शैली विकास के चरम पर पहुंच जाती है। किसके समय में? राव उम्मेद सिंह के समय में। क्योंकि राव उम्मेद सिंह जो मराठों की सहायता से 18वीं सदी में, आप देखेंगे कि बूंदी का जो शासक था इनके समय में बूंदी शैली जो है अपने चरम को प्राप्त कर लेती है, यानी चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाती है। राव छत्रसाल ने बूंदी में प्रसिद्ध रंगमहल भी बनवाया था। इसको भी याद रखिएगा कि बूंदी में प्रसिद्ध रंगमहल किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने। चित्रशाला बनवाया था या रंगमहल कह सकते हैं, लेकिन इसमें चित्रणकार राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ। याद रखिएगा कि राव छत्रसाल ने तो प्रसिद्ध रंगमहल बूंदी में स्थापित करवा दिया था, लेकिन छत्रसाल था वह बूंदी में प्रसिद्ध रंगमहल बनवा देता है, लेकिन उस पे चित्रण का कार्य राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ है। बनवाता छत्रसाल है रंगमहल, लेकिन उस पर कार्य राव उम्मेद सिंह के समय में प्रारंभ होता है। रावों की राजधानी बूंदी राजस्थानी कला शैली में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष स्थान रखती है। लेकिन देखेंगे कि इसमें मूलतः मेवाड़ शैली की शाखा थी। इसमें जो है मूलतः मेवाड़ शैली की शाखा थी, लेकिन आगे चलकर इसने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और मानव आकृतियां भले ही मेवाड़ शैली से मिलती जुलती हैं, किंतु आप देखेंगे लेकिन आप देखेंगे कि उनकी भाव भंगिमा में विभिन्नता दिखाई देती है। कॉपी तो कर लिए, लेकिन पूर्ण रूप से कॉपी नहीं किए हैं। कहीं न कहीं भाव भंगिमाएं अलग रूप से दिखाई देती हैं। बूंदी की कला में शासकों के संरक्षण में उच्च स्तर के बहुतायत चित्र बने हैं। यानी जो बूंदी की कला थी उसमें शासकों के संरक्षण में बहुत ही बेहतरीन लेवल के, बहुत ऊंचे लेवल के जो बहुतायत चित्र, बहुत संख्या में चित्र बने हैं, जिसमें से अधिकांश विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। ये लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टोंगा में गठियाल भैया लोग, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखिएगा कि जो बूंदी की कला में शासकों का संरक्षण जब मिला तो बहुत उच्च स्तर की कला बनी। चित्रण का कार्य बहुत ऊंचाई लेवल पर गया, जिसमें आप देखेंगे कि अधिकांश जो चित्र हैं वह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में आज भी संग्रहित हैं, वहां देखे जा सकते हैं। चित्रकारों ने रीतिकालीन साहित्य को अपनी कला का विषय बनाया। जो रीतिकालीन साहित्य था उसको अपना विषय बनाया। साथ ही रागमाला, 12 मासा, नायिका भेद यहाँ के कलाकारों का प्रमुख अथवा प्रिय विषय रहा। यानी रागमाला, 12 मासा, नायिका भेद यहाँ के कलाकारों का
प्रिय अथवा प्रमुख विषय रहा। इसके अतिरिक्त अंतःपुर के दृश्य, घुड़सवारी के दृश्य, दरबारी के दृश्य, आखेट के दृश्य, पतंग उड़ाती हुई नायिकाएं तथा बाज और कबूतर जैसे पक्षियों से खेलती हुई नायिकाओं के विविध रूप को दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है इसके काल में। देखिएगा कि बूंदी चित्रों का जो विकास है वह रागनी चित्रों से ही माना जाता है। किस चित्रों से? रागनी चित्रों से बूंदी शैली का विकास ही हुआ है। राग दीपक हो, रागनी भैरवी हो, इस शैली के आरंभिक उदाहरण, शुरुआती उदाहरण है। राग दीपक हो चाहे रागनी भैरवी हो, इस बूंदी शैली के स्टार्टिंग यानी आरंभिक उदाहरण है। इनमें से राग दीपक कला भवन वाराणसी में तथा रागनी भैरवी का चित्र नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में सुरक्षित है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछता है। एक टोंगम गठियाल है कि जो राग दीपक है, राग दीपक नाम का जो चित्र है वह कला भवन वाराणसी में स्थित है, संग्रहित है। और रागनी भैरवी का चित्र नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो एकदम टोंगम गठियाल एकदम एक दिमाग में फीड कला, स्कैन कला आंखी से कि राग दीपक नाम का चित्र आपके कला भवन वाराणसी में संग्रहित है और रागनी भैरवी आपके नगर पालिका स्थित जो संग्रहालय इलाहाबाद में है वहां पर स्थित है। रागनी भैरवी इलाहाबाद में और राग दीपक बनारस में। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राग दीपक आपका कला भवन वाराणसी में और रागनी भैरवी आपके नगर पालिका, आपका सीधा सीधा इलाहाबाद लिख देते हैं, इलाहाबाद में संग्रहित है। याद रखिएगा, राग दीपक बनारस और रागनी भैरवी इलाहाबाद में। इतना एक प्रमुख बात याद रखिएगा। बूंदी शैली का जो प्रारंभिक चित्र है उस पर मुगल प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि कारण यही है, हमने पहले ही बता दिया, दोनों शैलियां एक ही साथ चल रही हैं। और अगर जन्म की बात की जाए तो इससे पुरानी शैली मानी गई है वह, तो इस पर जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव इस बूंदी शैली पर तो दिखाई देगा ही। लेकिन बाद में यह विशुद्ध रूप धारण करके 18वीं सदी में अपने विकास के चरम पर पहुंच जाती है। और 18वीं सदी में बूंदी शैली के चित्रों में रंग बहुत सतर्कता से लगाए, बहुत सावधानी से लगाए गए। उनका मुखमंडल पर लाल मटियाला रंग एक तरह का अलौकिक सौंदर्य उत्पन्न करता है, जो बूंदी शैली की एक निजी विशेषता है। यह भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि इस शैली में मुगल शैली का प्रभाव होने के कारण, मुगल प्रभाव के कारण रेखाएं अति बारीक एवं कोमल तथा भावपूर्ण रूप से बनाई गई है। चेहरों पर गोलाई दिखाई जाती है। पहले रेखाएं मुगल शैली में या स्टार्टिंग में देखेंगे तो रेखाएं कोणात्मक थी, लेकिन यहाँ पर रेखाएं गोलाई लिए हुए दिखाई देती हैं। इसीलिए छाया प्रकाश का भी प्रयोग हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ जहाँ मेवाड़ शैली के चेहरे चपटे दिखाई देते हैं, वही बूंदी शैली के चेहरे गोलाई लिए हुए। नारी मुखमंडल गोल छोटा एवं अधर पतले और ललाट पीछे की ओर जाते हुए दिखाए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और टोंगा में गठिया लीजिएगा कि नारी का मुखमंडल जो चित्रकारी की गई है उसमें गोल छोटा एवं उधर पतले और ललाट पीछे की ओर जाते हुए दिखाए गए हैं।
संयोजन की दृष्टि से नायक और नायिका को अंतराल के केंद्र में अंकित किया गया है। अंतराल के केंद्र में अंकित किया गया, सारी बातें आप पढ़ चुके हैं अंतराल क्या है। चलिए, तथा आसपास भवनों वृक्षावलियों का अलंकरण कर प्रभाविकता प्रदान की गई है। चित्रों के पृष्ठभूमि में प्रकृति की जो झील है, केले के वृक्ष है, मयूर पक्षी है, साथ ही सुख सारस हाथी हिरन आदि बनाए गए हैं चित्रों के पृष्ठभूमि पर। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन के रूप में किया गया है। बूंदी के जो कलाकार थे, उन्होंने कालीनों पर भी अति सूक्ष्म आलेखन करने का काम किया है। बूंदी के जो कलाकार थे वो कालीन पर भी बहुत अति सूक्ष्म लेख करने का, लिखने का काम किया है, आलेखन का काम किया है। चित्रों का संयोजन कुछ इस ढंग से हुआ है कि प्रेक्षक की चित्र पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही वह मुख्य आकर्षण बिंदु तक पहुंच जाती है। अब सोच लीजिए कितनी कलात्मक, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया होगा। यहाँ के चित्रों में आप देखेंगे कि राजस्थानी संस्कृति का विकास पूर्ण रूप से चित्रित हुआ है, और साथ ही साथ चित्रों में राजपूतों की जो वीरता थी उसको लेकर भी, यानी वीरता से लेकर, राजपूतों की वीरता से लेकर उनकी विलासिता तक का दर्शन यही हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा कि इस शैली में जो पशुओं का चित्रण था, पशुओं का चित्रण भी आप देखेंगे कि बड़े ही स्वाभाविक एवं सत्यता अर्थात यथार्थता से परिपूर्ण था। पशुओं में हाथी का चित्रण बहुत ही, यानी अति यथार्थ ढंग से हुआ है। आगे देखेंगे कि अन्य पशुओं का जो अंकन है वह भी प्रशंसनीय है। लेकिन कुल मिला जुला कर यह हम कह सकते हैं कि जो बूंदी शैली के चित्र में श्रृंगार एवं वीर रस का अद्भुत समन्वय मिश्रण देखने को हमें मिलता है। यहाँ के चित्रकारों में राजस्थानी शैली में उत्कृष्ट और मालिन रचना चातुर्य का परिचय देती है, उसका परिचायक है। प्रमुख चित्रकारों में सूरजन, अगर प्रमुख चित्रकारों की हम बात कर लें तो उसमें सूरजन है, अहमद अली हैं, रामलाल हैं, श्री किशन है, साधु राम आदि यहाँ के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। और इससे संबंधित हम कुछ प्रमुख चित्रों पे चर्चा कर लें तो प्रमुख चित्रों में आप देखेंगे सबसे पहले राग दीपक है, दूसरा है पीठिका पर नायक एवं नायिका है, परिचायिकाओं सहित रानियों का दृश्य है, भाले एवं अनिदा का दृश्य महत्वपूर्ण है, कांटा निकालती हुई स्त्री भी इसी शैली में चित्रित किया गया है, राधा कृष्ण का मिलन भी दिखाया गया है इसी शैली में, उमा माहेश्वर का पूजन, राधा कृष्ण का मिलन, रागनी भैरवी, वही रागनी भैरवी जो इलाहाबाद के नगर पालिका संग्रहालय में संग्रहित है, प्रेमी प्रेमिका चांद को देखते हुए या प्रेमी प्रेमिका चांद को निहारते हुए, यह बहुत महत्वपूर्ण दृश्य चित्र है इस शैली का। याद रखिएगा राव सूरजन सिंह का हाथी भी चित्रित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में स्नान करता हुआ हाथी भी प्रमुख चित्र है। हिंडोली रागनी तथा कृष्ण का बंसी वादन आदि प्रमुख चित्र इस शैली के प्रमुख उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं या माने जाते हैं। बात कर ले राव उम्मेद सिंह की, अगर राव उम्मेद सिंह की बात कर ले तो उसमें कह सकते हैं कि राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए लगभग 1750 ईस्वी में बना यह चित्र बूंदी शैली का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा नमूना या उदाहरण है। 1750 ईस्वी में राव उम्मेद सिंह
जंगली सूअर का शिकार करते हुए, राव उम्मेद सिंह जंगली सूअर का शिकार करते हुए यह जो चित्र है 1750 ईस्वी में बनाया गया, यह बूंदी शैली का सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बेहतरीन या सबसे उत्कृष्ट चित्र माना गया है। कौन? राव उम्मेद सिंह सूअर का शिकार करते हुए। और कब यह बनाया गया? यह 1750 ईस्वी में बनाया गया, जो बूंदी शैली का प्रमुख दृश्य है। बूंदी शैली में केशव की रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया नामक पुस्तक जिसके रचयिता केशव है, तथा एक सतसई नाम की कृति है जिसके रचयिता बिहारी हैं, और कृष्ण लीला विषयक भी बहुत से इस बूंदी शैली में बनाए गए हैं। राव उम्मेद सिंह श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं एक चित्र में। राव उम्मेद सिंह श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं एक चित्र में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। आइए देखते हैं कि इसमें कुछ टिप्पणी के रूप में देख लेते हैं कि क्या कुछ अलग अलग बातें हमें दिखने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राव उम्मेद सिंह 1739 से 1771 ईस्वी तक इनका समय रहा है। 1739 से 1771 तक किसका? राजा राव उम्मेद सिंह का। आप देखेंगे कि राजा राव उम्मेद सिंह के समय में बूंदी शैली एक नया मोड़ ले लेती है। किसके समय में? राजा राव उम्मेद सिंह के समय में। अब इनका समय रहा 1739 से 1771 ईस्वी। इनके समय में यह बूंदी शैली जो थी, यह एक नया मोड़, नया आयाम लेकर, जिसके तहत आप देखेंगे कि भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता तथा पशुओं, पक्षियों, सतरंगी बादलों, जलाशयों का बहुत मात्रा में चित्रण हुआ। और इन्हीं के समय में बूंदी शैली अपने विकास को, यानी अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। यही राजा राव उम्मेद सिंह के समय में ही यह बूंदी शैली अपने चरम तक पहुंच जाती है, अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। बूंदी शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके सामने, कि बूंदी शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। कि बूंदी शैली का विकास, अगर बूंदी शैली के विकास की बात की जाए तो मेवाड़ शैली से हुआ है। यह बूंदी शैली का विकास किस शैली से हुआ है? मेवाड़ शैली से हुआ है, इसको याद रखिएगा। बूंदी शैली का विकास मेवाड़ शैली से हुआ है। और यही कारण है कि बूंदी शैली के आरंभिक सभी चित्रों में आप लोग जानते हैं सभी किसे कहा जाता है। हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्यक्ति चित्र को ही सभी चित्र कहा जाता है। आरंभिक चित्रों में, सभी चित्रों में चपटेपन का आभास होता है। और यही कारण है कि बूंदी शैली का विकास मेवाड़ शैली से माना जाता है, कि इनके सभी चित्रों में चपटापन दिखाई देता है। लेकिन देखेंगे कि बाद में बूंदी शैली में छाया और प्रकाश के प्रयोग कर आकृतियों में गोलाई एवं उभार को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और इस शैली में जो स्त्री आकृतियों के सिर हैं, उनके अनुपात को कुछ छोटा बनाया गया है, लेकिन उनके मुख पर उत्साह का भाव बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। आप देखेंगे कि मेवाड़ की तुलना में बूंदी शैली की आकृतियां लंबी स्फूर्त से भरी, एक हरी बदन वाली, कोमल एवं सुंदर बनाई गई हैं, तथा स्त्री पुरुष की आकृतियों में आप देखेंगे कि मेवाड़ की तुलना में जो बूंदी शैली है उसकी आकृतियां लंबी एवं स्फूर्ति से भरी, एक हरी बदन एवं कोमलता के साथ दिखाया गया है। आगे बढ़िएगा कि झाला की हवेली देवता जी की हवेली कोटा के राजमहल में बने कृष्ण लीला से संबंधित भित्ति चित्र है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा। और प्रमुख चित्रकार के बाद अगर हम बात कर ले इस शैली से संबंधित,
बूंदी शैली से संबंधित अगर प्रमुख चित्रकारों की बात कर लिया जाए कि कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा बूंदी शैली से संबंधित। डालू राम बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे बूंदी शैली के। रघुनाथ थे, डालू राम के साथ रघुनाथ थे, गोविंद थे, नूर मोहम्मद थे, लक्ष्मी राम आदि इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। यानी बूंदी चित्रकला की बात कर ली जाए, बूंदी शैली की बात कर ली जाए तो उसमें कुछ प्रमुख चित्रकारों का नाम जैसे कि डालू राम, रघुनाथ, गोविंद, नूर मोहम्मद, लक्ष्मी राम आदि प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। आइए हम कुछ टिप्पणी के रूप में इस बूंदी शैली के बारे में देख लेते हैं कि कोटा शैली का परिचय सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में टी.जी. मेयर एंडरसन ने करवाया था। किसने? टी.जी. मेयर एंडरसन ने। कोटा शैली के अधिकांश चित्रकार बूंदी शैली से विस्थापित चित्रकार थे, यानी बूंदी शैली से भागकर, राजाओं का जब संरक्षण नहीं मिला तो वहां से विस्थापित कर, वहां से भागकर कोटा शैली के अधिकांश चित्रकार बूंदी शैली से विस्थापित चित्रकार ही थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में दोनों शैलियों में पर्याप्त समानता हमें दिखाई देने को मिलती है, यानी चाहे कोटा शैली हो चाहे बूंदी शैली हो, दोनों शैलियों में हमें एकदम बहुत ज्यादा समानता देखने को मिलती है। जिसका कारण यह है कि कोटा शैली के जो अधिकांश चित्रकार थे, संरक्षण न मिलने के कारण वह भागकर कहाँ चले जाते हैं? बूंदी में चले जाते हैं और बूंदी शैली के अंतर्गत रहकर क्रियाकलाप यानी चित्रकारी करने का काम करने लगते हैं। कोटा शैली के महलों व उसकी बुर्जा पर आप देखेंगे पताका जो लहरती हुई दिखाई देती है। कोटा शैली के एक चित्र में बैठी हुई राधा के पास वीणाधारी कृष्ण आए हुए दिखाए गए। ये दोनों चित्र आप बहुत ही अपने टोंगा विदम गठियाल भैया, बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। जालिम सिंह एक बहुत ही मशहूर नाम है इस शैली का, बूंदी शैली का। राजा राव उम्मेद सिंह के मामा थे। ये जो जालिम सिंह थे ये राव उम्मेद सिंह के मामा थे, जो संरक्षक के रूप में कार्य किया करते थे। कला अनुयायी जालिम सिंह को घुड़सवारी और शिकार का बड़ा शौक था। किसका? घुड़सवारी और शिकार का बहुत शौक था, और यही शौक उम्मेद सिंह को जालिम सिंह से प्राप्त हुआ था। यानी कहने का मतलब है उम्मेद सिंह को जो उनके मामा थे जालिम सिंह, उन्हीं से ये घुड़सवारी का बहुत जो शौक था उन्हीं से उनको मिला था। यानी उन्हीं को देखी देखा ये भी शौकियाने लगे कि हम भी घुड़सवारी करेंगे। कोटा शैली में आप देखेंगे, कोटा शैली के चित्रकारों को पशु चित्रण में महारत हासिल था। शिकार संबंधित दृश्य में शेर, चीता, हिरण, सुअर, जंगली भैंस, गैंडे, साथ ही हाथी, घोड़े का भी चित्रण बहुत ही सुंदरता के साथ हुआ है। आगे देखेंगे झालावाड़ शैली। कौन सी शैली है? झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली के साथ साथ, इसी झालावाड़ शैली के साथ साथ हम अपनी कक्षा को यही आज विराम देंगे। बस 5 मिनट की क्लास आपकी और बची है, इसको देख लीजिएगा कि कोटा शैली के चित्रों में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी जो कोटा शैली है उसके चित्र में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। राजा राव छत्रसाल कला प्रेमी शासक था। इसके समय में भागवत पुराण का चित्रण हुआ। ढोला, मारू और विविध विषयों संबंधित इस शैली में चित्र बनाए गए। जो राजा यानी राजा गुमान सिंह था, इसका नाम आपके सामने मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, मैं लिख दे रहा हूं। राव राजा गुमान सिंह, इसका समय 1766 से 1771 के मध्य रहा। इसके समय में रागमाला से संबंधित सबसे बड़ा सेट तैयार किया गया। उसे तैयार करने का श्रेय डालूराम नामक चित्रकार को प्राप्त है। किसको? डालूराम नामक चित्रकार को प्राप्त है। याद रखिएगा डालूराम को। राव उम्मेद सिंह
1771 से 1720 ईस्वी में, यानी राजा राव उम्मेद सिंह के समय में कोटा चित्रशैली अपने चरम पर पहुंच गई और शिकार प्रेमी उम्मेद सिंह के समय में शिकार से संबंधित बहुरंगी वास्तविक चित्रण हुआ या चित्र बनाया गया। आप देखेंगे कि राव उम्मेद सिंह के समय में अधिकांश चित्र पशुओं के शिकार से संबंधित है। घने जंगलों में राजा एवं उनके मंत्रियों को छिपकर जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यह परंपरा राजा राव राम सिंह द्वितीय के समय तक विस्तार करती है तथा इसके बाद कोटा शैली कंपनी शैली के प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। आगे देखिएगा, कोटा शैली में हम देखेंगे इसके दृश्यों की अगर बात कर ली जाए, इसमें जो शिकार के दृश्य हैं, शिकार के दृश्यों के साथ ही साथ नायक नायिका भेद, रागमाला, बारहमासा का भी चित्रण हुआ है। इसी में नायिका भेद से संबंधित एक चित्र ऐसा मिला है कि देखेंगे कि जिसमें नायक नायिका के सौंदर्य को छिपकर निहार रहा है। नायक नायिका की जो सुंदरता है उसको छिपकर निहार रहा है, देख रहा है। इसी विषय से संबंधित एक दृश्य और मिला है जिसमें नायक और नायिका चित्र के बीच में बैठे हैं। नायिका रूठी है और नायक उसे मना रहा है कि बाबू सोना मान जाओ। अगला है, हम देखेंगे कि यहाँ के ये जो प्रमुख दृश्य हैं भैया, इन दृश्यों को एकदम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि यहाँ के समस्त जो चित्र थे वह नारी का निरूपम सौंदर्य व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ नारी को अंगड़ाई लेते हुए, दर्पण देखते हुए, वृक्ष की टहनी पकड़े हुए चित्रित किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला में ये जो प्रमुख शैलियां हैं और इन प्रमुख शैलियों की जो उप शैलियां हैं उनके अंतर्गत जो ये महत्वपूर्ण चित्रावली या चित्रण हुए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। नारी के आप देखेंगे कि इसमें नारी के नेत्र सुंदर बादाम, ये जो बादाम नहीं होता है ड्राई फ्रूट वाला बादाम या नाक यानी जो आंखें हैं वह बादाम के जैसी बनाई गई है। नाक छोटी, वक्ष स्थल अत्यंत उभार लिए हुए हैं तथा उनकी कमर बहुत पतली बनाई गई है। उसके नीचे की ओर ऊंचा उठा हुआ लहंगा बनाया गया है तथा साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें बेड़ी नितंब तक पहुंची हुई है तथा बहु अलंकरण से सुशोभित किया गया है। यह इसकी एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। छोटी छोटी पहाड़ियों में आप देखेंगे कि छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य कटीली झाड़ियां तथा इस शैली की मौलिक विशेषताएं हैं। जो पहाड़ियों के मध्य छोटी छोटी झाड़ियां बनाई गई हैं वह इस शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चित्रों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी एवं भूरे रंगों का संतुलित प्रयोग हुआ है तथा साथ ही यह भी कोटा शैली का अपनी निजी विशेषता है। कोटा शैली की अपनी यह निजी विशेषता है। आगे देखिएगा, कोटा शैली के चित्रों में बूंदी शैली के जैसी कल्पना प्रियता और परिमार्जन नहीं है। बूंदी शैली में तो कल्पनात्मक चीजें हैं लेकिन इस कोटा शैली में ऐसा नहीं है। चित्रों में परिश्रम की कमी और बेमेल रंगों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ आकृतियां भावहीन और रेखाएं मोटी बनाई गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोटा चित्र शैली को बूंदी शैली की प्रतिछाया मात्र कहा जा सकता है, उसके समान नहीं कहा जा सकता। इसके अंतर्गत प्रमुख चित्र में जैसे नायिका भेद पर आधारित चित्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख चित्रों में विभिन्न समाहित हैं। राम द्वारा हिरण के शिकार का दृश्य,
साथ इस चित्र में हनुमान और लक्ष्मण भी दिखाए गए हैं। जो राम हिरण का शिकार करते हुए जो दृश्य बनाया गया है उसमें हनुमान और लक्ष्मण को भी दिखाया गया है। ढोला मारू का चित्र जो कि बहुत प्रसिद्ध चित्र है इसके लिए, भागवत पुराण से संबंधित चित्र, बल्मोत्सव चंद्रिका, कृष्ण लीला विषयक चित्र, इस तरह के अधिकांश चित्र रघुनाथ और गोविंद के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों अगली कक्षा में अगली उपशैली लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। धन्यवाद।